हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसका मेरे ख्याल से आज आखिरी लेक्चर होने वाला है ना। बहुत दिन हो गए ना, एक ही चैप्टर चल रहा था, आज इसे खत्म करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? यूकैरियोटिक कोशिका, उसके हम क्या पढ़ रहे थे? कोशिका अंगक, जिसमें हम आखिरी चीज पढ़ रहे थे जो था क्या? हमारा केंद्रक। ठीक है, तो आज बात करेंगे किसकी बेटा जी? केंद्रक की, पूरा खत्म करेंगे। उसके अलावा एक और चीज पढ़ेंगे, सूक्ष्मकाय, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में लेकर आऊंगा क्या? क्विज। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? हम यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका आज एक बार और आखिरी बार देख लो, है ना। यूकैरियोटिक कोशिका हमने प्लाज्मा झिल्ली देख ली, हमने कोशिका भित्ति देख ली, हमने कोशिका अंगकों में अंतद्रव्य जालिका, हमने यहाँ पर देखा राइबोसोम, हमने देखी गोल्जिकाएं, हमने देखा बेटा जी यहाँ पर लाइसोसोम, हमने देखे यहाँ पर रसधानी, हमने देखे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लवक, उसके बाद हमने कोशिका कंकाल, फिर उसके बाद हमने देखा था क्या? पक्षमाभ और कशाभिका, फिर उसके बाद हमने देखा तारकाय, और फिर हम देख रहे थे क्या? केंद्रक। ठीक है, क्या देख रहे हैं? केंद्रक देख रहे हैं, जिसमें मैंने मामूली सी सिंपल सी चीज आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, क्या बताया था? एक बार फटाफट ध्यान से सुनना। मैंने बोला था क्या? केंद्रक की खोज किसने करी है? आपको अच्छे तरीके से पता है कौन? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी? 1831 में खोज करी थी। ये मैंने आपको बता दिया था। और कहां करी थी? ये भी बता दिया था। ऑर्चिड पादप की जड़ों की कोशिका में केंद्रक की खोज करी थी। दूसरा मैंने एक और वैज्ञानिक बताया था, कौन? एसिटा। कौन? एसिटा बुलेरिया। कौन बेटा जी? एसिटा बुलेरिया। वैज्ञानिक नहीं है एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया एक जीव है जिस पर एक वैज्ञानिक ने कार्य किया था, जिसका नाम था हैमरलिंग। क्या नाम था? हैमरलिंग। और उन्होंने इस हरी शैवाल, याद रखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये एकल कोशिकीय हरी शैवाल है, इस पर कार्य किया था। और कार्य करने के बाद ये बताया क्या? एक कोशिका का निर्देशक कौन होता है? केंद्रक होता है। एक कोशिका के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक नियंत्रित करता है। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर आपने पूछा सर केंद्रक में कौन होता है जो नियंत्रित करता है? तो अब हम बात करने वाले केंद्रक की संरचना की। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और हैं, वो बतानी जरूरी है। ध्यान से सुनना। यहां पर एसिटा बुलेरिया पर कार्य किया था किसने? हैमरलिंग ने। क्या बताया था? केंद्रक कोशिका का निर्देशक होता है। कोशिका का निर्देशक होता है। ठीक है, ये चीज बताई थी किसने बेटा जी? आपके हैमरलिंग ने। किस पर कार्य करके? एसिटा बुलेरिया। बताएं, ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है? चलिए, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक बार रिवाइज करा दिया। अब नेक्स्ट चीज जो है, जो हमें केंद्रक में पढ़नी है, ध्यान से सुनना। संरचना देखने से पहले एक और बिंदु, तीसरा बिंदु, एक तरीके से हम बोलेंगे, पहले दो ये बिंदु थे, तीसरा बिंदु ध्यान से सुनना। ये जो केंद्रक जो होता है, क्या हर कोशिका में होता है? सोचो, क्या प्रत्येक कोशिका में केंद्रक मिलता है? क्या दिमाग लगाएं, क्या हर कोशिका में केंद्रक मिलता है? नहीं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अकेंद्रकीय होती है। अकेंद्रकीय। अकेंद्रकीय मतलब जिनमें केंद्रक नहीं होगा। अकेंद्रकीय कोशिका का मतलब जिनमें केंद्रक नहीं होगा। अब कौन सी वो कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं होता? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भूल मत जाइएगा, हमारी आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है, आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं होता, भूल मत। ठीक है, एक वर्ड याद रखना, चालिनी नलिका। भूल मत जाइएगा, चालिनी नलिका। आरबीसी नाम तो सुना होगा ना, हमारे रक्त के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं होता। चालिनी नलिका जानते हैं क्या होता है? अच्छा, फ्लोएम नाम सुना? फ्लोएम पादपों में होता है ना, एक संवहन होता है जो भोजन का स्थानांतरण करता है ना। तो बेटा फ्लोएम जो होता है ना, वो 4 प्रकार की कोशिका से बना होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? फ्लोएम जो होता है 4 प्रकार की कोशिका से बना होता है, जिसमें से एक होती है चालिनी नलिकाएं। आप बोलेंगे बाकी 3 कौन होती है? हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो नाम सुन लीजिए। चालिनी नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। ये 4 प्रकार की होती हैं कोशिकाएं। ठीक है, जिनमें से एक होती है चालिनी नलिका, याद रखना, इनमें भी केंद्रक नहीं होता। यानी ये मैंने आपको 2 उदाहरण बताए हैं ऐसी कोशिकाओं के बेटा जी जिनमें केंद्रक नहीं होता। बताया, ये सिंपल सी चीज समझ में आई है? तो प्रश्न तो यही था ना मेरे भाई, आपने प्रश्न यही पूछा, क्या सर हर कोशिका में केंद्रक मिलता है? मैंने बोला नहीं। अपवाद स्वरूप आपने याद रखना, कुछ ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं मिलता। मैंने आपको 2 उदाहरण बता दिया, हमारे अंदर कौन? आरबीसी, और उसी प्रकार पादपों में फ्लोएम की एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है चालिनी नलिका। ठीक है, अब ये तीसरा बिंदु चल रहा है, तीसरे बिंदु का पहला भाग, मतलब उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है क्या? क्या एक कोशिका में एक केंद्रक होता है क्या? तो मैं बोलूंगा कि कोशिकाओं में, ध्यान से सुनिए, किसमें एक केंद्रक तो मिलता ही है, क्या एक से ज्यादा भी मिल जाते हैं क्या? तो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम यानी अधिकतम कोशिकाओं में, याद रखना, ज्यादातर लिख देता हूं, ज्यादातर कोशिका जो होती है उनमें कितने केंद्रक मिलते हैं? एकल केंद्रकी होते हैं। यानी कितने केंद्रक मिलते हैं? एक केंद्रक मिलता है, सिंपल सा था। लेकिन अब आप पूछेंगे सर क्या कोई ऐसी कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक मिलते हो? मैं बोलूंगा हाँ, द्विकेंद्रकी भी होते हैं। द्विकेंद्रकी, देखिए हमने क्या पढ़ा? अकेंद्रकीय कोशिका यानी जिसमें कोई केंद्रक नहीं होगा, मैंने उदाहरण बता दिया। ज्यादातर कोशिका कैसी होती है? एकल केंद्रकी। फिर हमने बात करी द्विकेंद्रकी का, उदाहरण बताइए सर द्विकेंद्रक किसमें मिलते हैं? तो याद रखना बेटा जी, पैरामीशियम जो होता है उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे हमने पैरामीशियम देखा था जब मैंने आपको कशाभिका और पक्षमाभ पढ़ाया था, तो क्या मैं उसका डायग्राम लाया था ना, याद है? तो याद रखिएगा, पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं बेटा जी? भूल मत जाना, 2 केंद्रक होते हैं। और पता है इसकी खासियत क्या है? ध्यान से सुनना, ये जो 2 केंद्रक होते हैं इनमें से एक होता है बड़ा, जिसे हम वृत्त केंद्रक बोलते हैं, और एक होता है छोटा, जिसे हम लघु केंद्रक कहते हैं। एक होता है वृत्त यानी बड़ा, और एक होता है छोटा। यानी अगर ये मान लेते हैं हमारा पैरामीशियम है, ठीक है, तो इस पैरामीशियम के अंदर बेटा जी एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक है। बता, इतनी सी बात समझ में आ गई? तो द्विकेंद्रकी होता है कौन मेरे भाई? पैरामीशियम। ठीक है, अब फाइनल सी बात, अब देखिए 4 ही तो परिस्थिति होंगी, या तो केंद्रक होगा नहीं, और अगर होगा तो 1 होगा, या 2 होगा, या 2 से ज्यादा होंगे। अगर 2 से भी ज्यादा होगा तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकी। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर बहुकेंद्रकी का मतलब? सीधी बात है, बहुकेंद्रकी मतलब ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। तो आप पूछेंगे सर उदाहरण बताओ। बेटा जरा देखना, ये क्या है? ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो मांसपेशी है। यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ पर क्या है? मांसपेशी। बेटा मेरी मांसपेशियां किससे बनी हुई हैं? कोशिकाओं से, है ना? किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से। तो याद रखना, ये जो मांसपेशी, ध्यान से देखना, ये जो मांसपेशी है क्या ये मेरी इच्छा के अनुसार सिकुड़ रही है, फैल रही है क्या? सोचिए, ये मांसपेशी मेरी इच्छा के अनुसार हो रही है, तो क्या ऐसी मांसपेशी को मैं ऐच्छिक बोलूंगा कि अनैच्छिक बोलूंगा? बोलेंगे सर ऐच्छिक बोलेंगे, है ना? बेटा ये मांसपेशी ना मेरी हड्डियों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? हड्डियों से। यहाँ पर हड्डियां हैं, इनसे जुड़ी हुई है। इनका एक और नाम है, इनका एक तो ऐच्छिक नाम हो गया क्योंकि मेरी इच्छा अनुसार सिकुड़ रही थी, फैल रही थी। इनका एक और नाम है कंकालीय मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? कंकालीय मांसपेशी। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? तो याद रखना बेटा जी, हमारी जो कंकालीय मांसपेशियां जो होती हैं
उनकी जो कोशिका होती है, कौन बच्चों, पूरा वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, कंकालीय मांसपेशी कोशिका, यानी हमारे कंकाल से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसी मसल्स की जो सेल होती हैं, ऐसी कंकाल से जुड़ी हुई हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, केंद्रक मिलते हैं। भूल मत जाइएगा। बताएं क्या ये सिंपल सी बातें समझ में आई है, कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। ये बेटा जी सिंपल सी बात मेरे को आपको बतानी थी, बताएं यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार रिवाइज कर दूं क्या क्या बताया, आइएगा देखिएगा। देखिए बेटा मैंने आपको क्या बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में, बता दिया कहां से खोजा। एसिटा बुलेरिया पर कार्य किया था किसने, हैमरलिंग ने। और क्या बताया कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का निर्देशक होता है, केंद्रक होता है जो कोशिका के सारे कार्यों को निर्धारित करता है, ये हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक होता ही नहीं है, जैसे ये कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें 2 केंद्रक होती है, जैसे पैरामीशियम, कुछ ऐसी जिसमें बहुत सारी होती है, जैसे हमारी कंकालीय मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, ठीक है। और ज्यादातर कोशिकाएं कैसी होती हैं आपकी, एकल केंद्र की। बताएं क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब हम देखने वाले हैं बेटा जी, कितने बिंदु हो गए, 3 हो गए ना। चौथा बिंदु हम देखेंगे क्या, संरचना यानी स्ट्रक्चर। किसकी भैया, केंद्रक की। आइए देखते हैं जल्दी से। देखिए केंद्रक जो होता है, दिखाई दे रहा है आपको, क्या आपको केंद्रक दिख रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। हाँ बेटा ये केंद्रक ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से होता है। कौन, केंद्रक। अब जरा सोचिए, सिंपल सी चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको केंद्रक के कितने आवरण दिखाई दे रहे हैं। सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसमें कितने आवरण थे, दोहरा आवरण था। लवक में दोहरा था, और केंद्रक में भी कैसा होता है, दोहरा आवरण होता है। याद रखना, ये बाह्य आवरण और ये अंत्य आवरण, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों बाहरी और अंत्य जो आवरण है वो कुछ जगह पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, देखिए जुड़ गए तो उसकी वजह से छेद पैदा हो गया। इस छेद को हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र। क्या नाम दिया है, केंद्रक छिद्र, ठीक है। बताएं क्या ये पहली संरचना में, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं कि बेटा हम देखने वाले केंद्र की संरचना अगर हम देखते हैं तो 4 भाग मिलते हैं, 4 चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, केंद्रक में। क्या क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज हम देखते हैं क्या, केंद्रक आवरण, जिसको हम केंद्रक झिल्ली भी बोल देते हैं। आप बोलेंगे सर हमारी बुक में तो केंद्रक झिल्ली लिखा हुआ है। बेटा केंद्रक आवरण केंद्रक झिल्ली एक ही चीज है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या देखते हैं, केंद्रक द्रव्य, यानी अंदर जो तरल, जो लिक्विड, जो भरा पड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। सिंपल। चलो तीसरा, ध्यान से सुनना। अब इस केंद्रक द्रव्य के अंदर एक संरचना मिल रही है, एक संरचना मिल रही है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये इसका नाम है केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक है, सिंपल सा था। और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया इस द्रव्य के अंदर कुछ जाल सा मिल रहा है, एक जाल मिल रहा है, कुछ धागों का, कुछ इस तरीके से धागे मिल रहे हैं, और ये धागे ऐसे फैले हुए हैं, इस तरीके से फैले हुए हैं ये धागे। और ये जो धागे जो हैं ये क्या बना रहे हैं बच्चों, एक जाल सा बना रहे हैं किसके अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर। और इस जाल को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। याद रखना क्या नाम देते हैं बच्चों, क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये 4 चीजें हम पढ़ते हैं जी, 4 चीजें पढ़ेंगे, खत्म हमारा केंद्र। बस आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या देखा, केंद्रक आवरण। हमने देख लिया, पता है आपको, पता है आपको, हमने देख लिया केंद्रक आवरण। जरा सोचिए, मुझे जल्दी से बताएं, हमने केंद्रक आवरण में जल्दी से मुझे बताएं क्या देखा, फटाफट फटाफट। केंद्रक आवरण, आज जल्दी से खत्म करते हैं क्या, केंद्रक आवरण जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें पहला बिंदु आपने याद रखना है क्या, केंद्रक आवरण कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, झिल्ली युक्त होता है। पहली चीज बताएं, क्या ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, अभी बताइए, बिल्कुल अभी बताइए क्या, कि ये जो केंद्रक आवरण जो है ये दो झिल्लियों से बना होता है, एक बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली और एक अंतर झिल्ली, ठीक है। अब एक और चीज मैंने आपको बता दी सिंपल सी, क्या कि ये दोनों झिल्लियां कुछ जगह पर एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है। देखो जरा ये देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ गए, नहीं। लेकिन जरा सोचिए यहाँ आकर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए ना, और जब जुड़ गए और इधर से भी जुड़ गए तो जरा सोचिए छेद पैदा नहीं हो गया। इस छेद को हमने क्या बोला, केंद्रक छिद्र। क्या नाम है, केंद्रक छिद्र। तो भैया केंद्रक आवरण में क्या मिलते हैं, याद रखना, इनमें या इसमें छिद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी, छिद्र मिलते हैं। और जिनको हमने क्या नाम दिया है, केंद्रक छिद्र नाम दिया है। याद रखना क्या नाम दिया बच्चों, केंद्रक छिद्र नाम दिया। आप बोलेंगे सर इन छिद्रों का फायदा क्या है, इनसे क्या होगा भाई, छेदों से तो किसी चीज का आदान प्रदान होता है, क्या यहाँ से कोई आदान प्रदान होगा? बेटा जरा दिमाग लगाइए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, कि ये ना केंद्रिका, ये जो ये लिखी हमने, कौन दिखाई है, ये केंद्रिका। जानते हैं ये केंद्रिका किसकी फैक्ट्री है, बताया था, याद करिए, केंद्रिका किसकी फैक्ट्री है, तो ये राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। भूल मत जाना, राइबोसोम की क्या है फैक्ट्री, यानी ये केंद्रिका वो जगह है जहां पर उत्पन्न होंगे राइबोसोम। भूल मत जाना, केंद्रिका जो है वो किसको उत्पन्न करेगी, किसका निर्माण करेगी, किसका संश्लेषण करेगी, किसको बना रही है, याद रखना, किसको, राइबोसोम को बनाती है। अब आप मुझे बताएं, इसने राइबोसोम बनाया। अब आप मुझे बताएंगे ये जो बाहर वाला आवरण जो है, इस बाहर वाले आवरण से कोई कोशिकांग जुड़ा हुआ था, दिमाग लगाएं, याद करिए, कोई कोशिकांग था जो जुड़ा हुआ था, क्या नाम था, अंतर्द्रव्यजालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब याद करिए 2 प्रकार के थे, खुरदरा और एक चिकना। खुरदरे का मतलब क्या था, एक ऐसा अंतर्द्रव्यजालिका जिससे आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भैया, राइबोसोम। बालक जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, ये राइबोसोम बने कहां बने, अंदर बने, लेकिन कहां जाकर लग रहे हैं सर, बाहर जाकर लग रहे हैं। तो बाहर कैसे जाएंगे, किसी छेद से जाएंगे साहब, ये छेद का नाम क्या है, केंद्रक छिद्र बताएं। तो केंद्रक छिद्र का कार्य क्या था, जरा दिमाग लगाएं। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसका नाम है केंद्रक द्रव्य, है ना। और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य होगा वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य। ये बहुत बेसिक सी चीज है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य है कोशिका द्रव्य, है ना। अब आप मुझे बताएं, केंद्रक द्रव्य और बाहर की कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान कराने के लिए जिम्मेदार कौन, केंद्रक छिद्र। भैया कोशिका द्रव्य से कोई चीज अंदर लानी है या केंद्रक द्रव्य से कोई चीज बाहर ले जानी है, कौन उत्तरदायी है, केंद्रक छिद्र। तो याद रखना, इनमें छिद्र मिलते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके बीच में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करना है, राइबोसोम को अंदर लाए, प्रोटीन को अंदर लाए, ऐसी चीजों के बीच में आदान प्रदान कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ये छिद्र होते हैं। खत्म, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई, बस इतना याद रखना इसमें केंद्रक आवरण में, ठीक है। आइए दूसरा पढ़ते हैं क्या, केंद्रक द्रव्य। आइए दूसरा बेटा जी हमारा केंद्रक
द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, ये क्या होता है, ये एक पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब समझ में, जैसे पानी होता है ना पारदर्शी, ऐसे ये भी एक पारदर्शी, और मैं बोलूंगा घना, घना मतलब थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का जो होता है, घना द्रव्य होता है, ठीक है, जिसमें क्या मिलता है याद रखना, इसमें क्या मिलता है, ध्यान से समझना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, खनिज आदि। खनिज मतलब जैसे फॉस्फेट, फॉस्फेट खनिज आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से याद रखना बेटा, क्या क्या मिलेगा, इसमें डीएनए मिलेगा, इसमें आरएनए भी मिलेगा, इसमें प्रोटीन भी मिलेंगे, इसमें एंजाइम भी मिलेंगे, इसमें खनिज मिलेंगे। खनिज मतलब समझ में आता है ना, तत्व होते हैं जैसे एलिमेंट्स होते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, तांबा, लोहा, आयरन, ये सारे क्या है, तत्व होते हैं ना, इनको हम खनिज बोलते हैं ना। तो जैसे फास्फोरस जो होता है वो फॉस्फेट के रूप में मिलता है, जिसमें मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भैया, अंदर मिल रहा है, फॉस्फेट भी मिल रहा है अंदर, डीएनए भी मिल रहा है अंदर, आरएनए भी मिल रहा है अंदर, एंजाइम भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है किसमें, इस केंद्रक द्रव्य में। तो केंद्रक द्रव्य में दो चीजें याद रखनी है, या मैं बोलूंगा दो भी नहीं, एक ही चीज याद रखना। ये तो देखो इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा कैसा होता है, ऑब्वियसली बात है कैसा होता है, पारदर्शी होता है, घना होता है, ठीक है, ठीक है। ये मतलब फ्लो बनाने के लिए इतनी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी। केंद्रक के अंदर द्रव्य है, उस द्रव्य कैसा है, पारदर्शी है, घना द्रव्य है, जिसमें क्या मिल रहा है ये जरूर याद रखना, जिसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, ये सारी चीजें पाई जा रही है किसमें बेटा जी, हमारे केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। बाकी ये लिखने की जरूरत है क्या, इतना तो पता ही है ना कि भैया ये कौन केंद्रिका, ये केंद्रिका कहां मिल रही है, केंद्रक द्रव्य में। ये जो क्रोमेटिन, ये जो जाल मैंने आपको दिखाया है, इस जाल को हमने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन, ये भी किसमें मिल रहा है, केंद्रक द्रव्य में। भैया ये क्रोमेटिन जो जाल है ना, ये बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा क्या, इसमें क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं, ये सारी चीजें कहां मिल रही है भैया, उस द्रव्य में मिल रही है, भूलना नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा जी सीधा हमारे तीसरे बिंदु केंद्रिका, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं, क्या केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, याद रखना क्या नाम देते हैं बेटा जी, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब केंद्रिका से सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्न बन सकते हैं, आपने क्या याद रखना, ध्यान से सुनना। ये केंद्रिका नहीं, दो नहीं, क्या क्या बनेंगे मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला ये केंद्रिका जो होती है, ये केंद्रिका जो होती है, ध्यान से सुनना, यहां लगे मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन मैं एक बार फिर से वापस से बता देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं एक उदाहरण से इसकी तुलना करके, देखिए याद मैंने आपको बताया था ना, याद कब बताया था, भूले तो नहीं है, एक ना उदाहरण से तुलना करके मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला बेटा मेरी एक है दुकान, किसकी, कंप्यूटर की दुकान, याद आ गया, कंप्यूटर की दुकान, ठीक है। इस दुकान के अंदर रखा हुआ है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, बहुत सारे रखे हुए हैं, ये रखे हुए। उसी प्रकार केंद्रिका है, मान लेते हैं ये कौन है, केंद्रिका, ध्यान से सुनना, ये कौन है बेटा, केंद्रिका, ठीक है। अब इस केंद्रिका में क्या रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, दो चीजें रखी हुई है, एक आरएनए और प्रोटीन रखे हुए, भरे पड़े हैं इसके अंदर, किसके अंदर भरे पड़े हैं, मैं बोलूंगा केंद्रिका किससे बनी हुई है। तो पहला बिंदु आप सीधा सीधा याद रखना, ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई, कैसे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भैया मेरी कंप्यूटर की दुकान है, हमने इसकी तुलना करके केंद्रिका से, कंप्यूटर की दुकान में सामान रखा था, केंद्रिका में ये दो सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी कंप्यूटर की दुकान में कोई ग्राहक आया, उसने मेरे से कहा कि भैया मुझे एक कंप्यूटर बना कर दो, या बना कर दो, कंप्यूटर बना कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को जोड़कर एक कंप्यूटर बनाऊंगा, है ना, इनको जोड़कर बनाऊंगा ना, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। बस वही चीज है कि अब यहां पर संदेश आया, या यहां पर ग्राहक आया और बोला मुझे ये चाहिए, अब यहां पर संदेश आया केंद्रिका के पास कि भैया हमें राइबोसोम चाहिए, क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। तो केंद्रिका के अंदर ये आरएनए और ये प्रोटीन बिखरे पड़े थे, ठीक है। अब मैसेज आया केंद्रिका के पास कि भैया राइबोसोम चाहिए, तो केंद्रिका ने क्या किया, इस आरएनए और इस प्रोटीन को जोड़कर, जैसे इन पदार्थों को, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को जोड़कर क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। अब जरा सोचिए, क्या कंप्यूटर अकेला मॉनिटर से बना होता है, क्या अकेला सीपीयू से बना होता है, अकेले माउस एक कंप्यूटर होता है, नहीं। उसी प्रकार अकेला आरएनए राइबोसोम होगा, या अकेला प्रोटीन राइबोसोम होगा, नहीं। हमें इन दोनों को जोड़कर क्या बनाना है, राइबोसोम। तो ना कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं सर राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, और केंद्रिका भी आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, होता है ना कि सर राइबोसोम जो है वो तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, सर केंद्रिका भी आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा जरा सोच समझकर मुझे बताइए, सिंपल सी बात सोचिएगा, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है केंद्रिका, लेकिन वो आरएनए और प्रोटीन जुड़े हुए नहीं है, समझ में आया, जुड़े हुए नहीं है। उसी प्रकार की कंप्यूटर की दुकान में कंप्यूटर नहीं रखे हुए हैं, कंप्यूटर का सामान रखा हुआ है, जब जरूरत होगी तब इन सामान को जोड़कर बनाया जाएगा कंप्यूटर। उसी प्रकार यहाँ पर आरएनए प्रोटीन रखा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं था, जब होगी रिक्वायरमेंट राइबोसोम की, तो इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, राइबोसोम बनाया जाएगा। तो बेटा जरा जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, पहला बिंदु समझ में आ गया, केंद्रिका का क्या, किससे बना हुआ है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, या ये दोनों रखे हुए हैं किसमें, हमारी केंद्रिका में, ठीक है। दूसरा बिंदु बेटा जी याद रखना है आपने, दूसरा ये हटा दो, यहां से समझ में आ गया ना, ये वाली चीज कंप्यूटर की दुकान वाला उदाहरण भूलना मत जिंदगी भर, ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनिए बेटा जी, यहां पर फटाफट, क्या ये केंद्रिका को मैं राइबोसोम की फैक्ट्री बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, जल्दी से सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बोलूंगा इसको, राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है किसको, केंद्रिका। क्या बना रही है मेरे भाई, राइबोसोम बना रही है, तो क्या बोलेंगे, राइबोसोम की फैक्ट्री, खत्म। बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई, चलें आगे। अब नेक्स्ट आखिरी बिंदु, ये दो बिंदु है बेटा जी, ये पहला केंद्रिका का, ये दूसरा केंद्रिका का, एक आखिरी तीसरा बिंदु जो आपने याद रखना है। क्या आपको ऐसे संरचना याद है जिन पर आवरण नहीं था, भूले तो नहीं है, जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, ऐसी संरचना याद है जिन पर आवरण नहीं था, याद करिए। अब बोले सर राइबोसोम, मैं बोलूंगा हां जी। अब बोले सर तारक केंद्र, मैं बोलूंगा हां जी, या तारक का है, हां जी, है ना, दोनों एक ही चीज, तारक केंद्र तारक बना, दो चीज होगी। सर सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिका यानी कोशिका कंकाल, मैं बोलूंगा हां जी। और आखिरी चौथी संरचना याद रखना, ये केंद्रिका, याद रखना ये आवरणहीन होती है, भूल मत जाइएगा, कैसी होती है बेटा, आवरणहीन होती है। कौन, आपकी
केंद्रिका। ठीक है, ये सामान्य से 3 बिंदु थे किसके? केंद्रिका के। सिंपल से 3 बिंदु थे किसके? केंद्रिका के। बताएं क्या ये केंद्रिका के 3 बिंदु समझ में आ गए? भूलेंगे तो नहीं? क्या कर रही है? राइबोसोम का निर्माण कर रही है। किससे बनी हुई है? आरआरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। थोड़ा सा स्त्रीलिंग आता है इसमें ना। किससे बनी होती है केंद्रिका? आरआरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। कौन? केंद्रिका। क्या कर रही है? राइबोसोम बना रही है। इसलिए राइबोसोम की फैक्ट्री आवरणहीन है। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात, बस इतना सा याद रखना। अब आप मुझे बताएं, केंद्रक की संरचना में हमने केंद्रक आवरण देख लिया, केंद्रक द्रव्य देख लिया, केंद्रिका देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमेटिन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रोमेटिन देखने वाले हैं। किसकी बात करने वाले बच्चों? यहां पर हम क्रोमेटिन की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्रोमेटिन सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, ये क्रोमेटिन की खोज किसने करी है? तो सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना है, क्रोमेटिन की खोज करी है किसने? एक वैज्ञानिक जिसका नाम है फ्लेमिंग ने। भूल मत जाना, फ्लेमिंग ने खोज करी है किसकी? क्रोमेटिन की। ठीक है, क्या है क्रोमेटिन? इसको थोड़ा सा तसल्ली से समझना बेटा, नहीं तो ये ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, समझते हैं क्रोमेटिन क्या है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये जो क्रोमेटिन है ये एक जाल है। क्या है? ये एक जाल है। अब किसका जाल है? आइए एक बार दिखाता हूं कैसा है ये जाल। देखिए जरा यहाँ पर, ये है बेटा जी, यहाँ पर ये जाल दिख रहा है आपको, ये केंद्रक है, उस केंद्र के अंदर ये जाल है, दिख रहा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्र का आवरण, जिसके अंदर ये जाल सा नहीं दिख रहा है आपको? कुछ रेशों का, कुछ धागों का। अभी मैंने यही तो बताया था, क्रोमेटिन क्या होता है? जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है। इसका अभी बताऊंगा, लेकिन एक फील लेना उसको, क्या कि क्रोमेटिन जाल है किसके अंदर? केंद्रक के अंदर होता है। अच्छा लगा? ठीक है, आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जाल है, चलो जी समझ में आ गया किसका जाल है, अभी बताऊंगा, लेकिन इतना भी याद रखना, ये जाल जब सिकुड़ता है ना, ध्यान से सुनना, अभी ये मत पूछना सर किसका, मैं बताऊंगा, तसल्ली रखना, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं उससे पहले कि ये क्रोमेटिन, ये जो जाल जो होता है, ये जाल संघनित होता है। संघनित का मतलब जानते क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ना, संघनित का मतलब होता है सिकुड़ना, कंडेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो संघनित का मतलब होता है क्या? सिकुड़ना, छोटा हो जाना। ठीक है, ये जाल जो होता है ये संघनित होता है, और संघनित होकर बनाता है, याद रखना, निर्माण करता है। जिनको पता है वेल डन, जिनको नहीं पता याद रखना, ये निर्माण करता है किसका? गुणसूत्र का, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम। देखना चाहेंगे कैसे? देखिए, ये मैंने आपको जाल दिखाया, कौन सा बेटा जी? क्रोमेटिन था। मैंने क्या बोला? ये जाल क्या है? धागों से बना हुआ, धागे हैं, रेशे अंदर, फाइबर है। ठीक है, ये धागे ना सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ कर क्या बनाते हैं? देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए, पूरा देखना, आराम से देखना। क्रोमेटिन था, सिकुड़ कर ये बना दिया। जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखिए। एक जाल दिखेगा जो सिकुड़ कर बना रहा है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाया, क्रोमेटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाया, फिर से देखो, क्रोमेटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाया, यानी क्रोमेटिन जाल था जो सिकुड़कर क्या बना रहा है? क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र बनाता है। और अच्छे तरीके से दिखाऊं, और देखो बेटा जरा देखिएगा, ये क्या दिख रहा है? मैं बहुत सारे डायग्राम है मेरे पास, बशर्ते आप थोड़ी सी इंटरेस्ट लेकर मेहनत कर पड़े। ये क्रोमेटिन है। आप बोलेंगे सर क्रोमेटिन थोड़ा नहीं तो चौमिन है। चौमिन क्या होती है जरा सोचिए, एक प्लेट में मैंने चौमिन रख दी, धागे है ना, चौमिन धागे होते हैं ना, अगर वो चौमिन फैल जाए तो हम बोलेंगे ना एक जाल होता है। क्रोमेटिन क्या? एक धागों का जाल है जो एक थाली में फैल गया है। बस उसी तरीके से केंद्रक के अंदर जाल मिल रहा है, चौमिन का जाल नहीं मिल रहा, क्रोमेटिन मिल रहा है। अब ये जाल किससे बना हुआ है मैं बोल रहा हूं, बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा, ये जो क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन ये संघनित होकर बनाता है ऐसी संरचना। ये है बेटा जी आपका क्या? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। आए पढ़े, किसकी बात करने वाले हैं? क्रोमेटिन की बात करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको समझना। देखिएगा, क्या आप अपनी कोशिका को देख सकते हैं? आज जो मैं चीजें बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना। क्या आप अपनी हाथ की कोशिका को देख सकते हैं आंखों से? आप बोलेंगे नहीं। क्या उस कोशिका के अंदर जो केंद्र है उसको देख सकते हैं आंखों से? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, जो कोशिका नहीं दिख रही तो उसका केंद्र कैसे दिखेगा? उस केंद्र के अंदर जानते क्या होता है? उस केंद्र के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। उस केंद्र में जिसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा, क्योंकि कोशिका नहीं दिख रही तो केंद्र कैसे दिखेगा? बहुत सूक्ष्म होता है ना। वो डीएनए जो होता है ना, मेरी एक त्वचा की कोशिका के केंद्र में डीएनए, जानते हैं कितना लंबा होता है? जानते हैं? तो याद रखना, ये डीएनए की लंबाई जो होती है ये लगभग होती है 2.2 मीटर, या इसको हम सीधा 2 मीटर भी बोल देते हैं, या तो 2 मीटर या 2.2 मीटर। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो 2 मीटर याद रख लेना। एग्जैक्ट कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। ठीक है, जानते हैं 1 मीटर कितना? ये देखो, ये मेरी उंगली है, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर, 1 मीटर, एक और मीटर, यानी ये जो पूरा बोर्ड है ये लगभग 2 मीटर का है ना, थोड़ा सा छोटा होगा 2 मीटर से, लेकिन कहने वाली बात है इतना लंबा धागा, इतना लंबा धागा। और डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी होता है, 2 धागों से बना होता है। क्या रखना? डीएनए ऐसा होता है। ठीक है, द्विरज्जु, रज्जु का मतलब होता है क्या बेटा? एक लड़ी जो होती है, एक रेशा, एक धागा, ये एक धागा, ये एक धागा, एक धागे को हमने बोला एक रेशा या रज्जु, ये भी रज्जु, 2 रज्जु से बना हुआ है कौन? डीएनए। अब आप मुझे बताएं, इतना लंबा डीएनए, कितना लंबा? 2.2 मीटर लंबा डीएनए कहां पर है? कहां पर है? मेरे इतना लंबा, सोचो इतना लंबा डीएनए मेरी कोशिका के केंद्रक में है। कोशिका को मैं देख नहीं पा रहा, केंद्रक वैसे नहीं दिखेगा, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे डाल दिया? कैसे डाल दिया? आएगा ना मन में प्रश्न बनेगा ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी एक कोशिका में इतना लंबा डीएनए बेटा, एक कोशिका में, मेरे अंदर, आपके अंदर अरबों खरबों बरबों, क्या क्या कितनी कोशिकाएं होंगी? जानते हैं? अगर मैं अपनी हर एक कोशिका से इतने लंबे डीएनए को निकाल लूं, सुनना, मैं यानी मतलब एक साइंटिफिकली ये प्रूवन है क्या कि अगर हम मनुष्य, एक व्यस्क मनुष्य की प्रत्येक कोशिका से इतना लंबा डीएनए, कितना 2 मीटर लंबा डीएनए निकालते जाए, हर कोशिका से निकालते जाए, और उस सारे डीएनए को अगर जोड़ दिया जाए ना, जानते हैं कितना लंबा होगा? सोचिए कितना लंबा होगा, कितना दिमाग लगा। यूपी से राजस्थान कितना? इस पृथ्वी के ना एक चक्कर काट लूंगा, इतना लंबा डीएनए। आप बोलेंगे हैं हाँ, इस पृथ्वी का एक पूरा चक्कर काट लूंगा, फिर भी नहीं रुकूंगा, एक और चक्कर काट लूंगा। अब बोलेंगे 2 चक्कर, मैं बोलूंगा अभी रुकूंगा, 3 चक्कर काट सकता हूं इस पृथ्वी के। सोचो, इमेजिन करो, इतना लंबा डीएनए मेरे अंदर, आपके अंदर भरा पड़ा है। सोच सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं आप? सोच भी नहीं सकते होंगे। आप बोले सर इतना सारा डीएनए कैसे भर दिया? कैसे भर दिया? अभी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए, इस बात समझ में आ गई? फाइनल आप प्रश्न पूछेंगे, सर इतना लंबा डीएनए कोशिका के अंदर, इतना लंबा डीएनए कैसे डाला? मैं एक सिंपल से उदाहरण से बताता हूं, आपको जल्दी से आसानी से समझ में आएगा। बच्चों आपने ये उड़ाई कभी? उड़ाई होगी, उड़ाई है ना क्या पतंग? ठीक है, उड़ाई ना, काइट, पतंग उड़ाई। मान लो मुझे 1 किलोमीटर लंबी पतंग उड़ानी है, यानी 1 किलोमीटर दूर तक मेरे को पतंग को उड़ाना है, तो मेरे पास धागा जो होता है, धागा सुना होगा, धागा मंजा होता है ना उड़ाने के लिए ना, इतना लंबा मेरे को क्या चाहिए? धागा चाहिए। 1 किलोमीटर लंबी पतंग मेरे को उड़ानी है तो इतना लंबा मेरे को धागा चाहिए। मैंने बोला ठीक है साहब, मैं लेकर आ गया। अब मैं 1 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा जो धागा, 1 किलोमीटर लंबा जो धागा है, क्या उसको मैं इतने से चरखे के ऊपर लपेट कर लाया या नहीं लाया? सोचो,
1 किलोमीटर लंबे धागे को 1 किलोमीटर लंबे धागे को चरखे के ऊपर लपेटता है लपेटता है लपेटता है लपेट कर लेकर आ गया, नहीं आया? आया ना? बस वही चीज बेटा जी हमारे केंद्रक में होने वाली है। क्या इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए कैसे डालेंगे केंद्रक में? तो बहुत सिंपल तरीका था, क्या कि इतने लंबे डीएनए को लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, लपेटो 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 लपेटो। किसके ऊपर लपेटो? किसके ऊपर लपेटो? तो याद रखना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है? और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम लपेटे जाते लपेटे जाते लपेटे जाते लपेटे जाते लपेटे जाते लपेटे जा रहे हैं डीएनए, ठीक है? अब सुनना 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 ध्यान से सुनना। एक हिस्टोन दिख रहा है, उसके ऊपर क्या लपेट दिया? डीएनए, ठीक है? फिर एक और हिस्टोन देखो, फिर एक और हिस्टोन, ठीक है? फिर उसके ऊपर लपेट दिया क्या? डीएनए, यही डीएनए आ रहा था, फिर लिपट गया, फिर वापस से जाएगा, फिर लिपट जाएगा। बताइए इतनी सी बात समझ में आ गई? किसके ऊपर? हिस्टोन के ऊपर, ठीक है? अब आप मुझे बताइए संरचना दिख रही है आपको? ये इतनी सी संरचना, केवल इतनी सी संरचना, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे सर हिस्टोन दिख रहा है हमें, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। और क्या दिख रहा है? सर डीएनए दिख रहा है। अब ये जो संरचना होती है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ध्यान से सुनना, क्या नाम देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसोम नाम दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? पीछे थोड़ा सा चलते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या आपको यहाँ पर ये गोल 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 बॉल सी दिखाई दे रही है? बॉल सी दिख रही है, गोल 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 बॉल दिख रही है, और इन बॉल के ऊपर एक पीले रंग का धागा लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है, पीले रंग का धागा। चलो इधर देखो, ये बॉल दिख रही है और इसके ऊपर एक पीले रंग का धागा लिपटता हुआ, ये देखो ये बॉल दिख रही है और अच्छे तरीके से उसके ऊपर ये पीले रंग का धागा लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा है। ये पीले रंग का धागा जो है ये है डीएनए। ये जो पीले रंग का जो ये धागा जो था ना, ये पीले रंग का, ये जो पीले रंग का है ये है डीएनए। बेटा हमने इस डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा, क्या बना? न्यूक्लियोसोम। ये डायग्राम बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना, क्या बना? न्यूक्लियोसोम। सर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, सर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के धागे मिल रहे हैं और वही धागे, वही रेशे क्या बना रहे हैं? आपका क्रोमेटिन, जिनको अभी भी नहीं आया है वापस से देखना। ये बेटा हमारी एक कोशिका, इस कोशिका में थोड़ा सा बड़ा सा केंद्रक में दिखा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, मैंने बोला ये है कौन बेटा? ध्यान से सुनना, ये है हिस्टोन प्रोटीन। फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। मैं ये 9th क्लास के बच्चों को समझाया था, एक बार में समझ में आया था, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये तो फटाफट समझ में आ जाती है। हिस्टोन प्रोटीन है बेटा ये, और इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ध्यान से देखना, डीएनए लपेट दिया, फिर लपेट दिया, फिर और फिर। अब आप मुझे बताइए एक धागा दिख रहा है? चलो एक और धागा देखिए, 1 2, ऐसे एक और दिख रहा है, एक और, ऐसे एक और, ठीक है? अब आप मुझे बताएं क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं? ये रेशे, ये धागे दिखाई दे रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पूरी एक धागा दिख रहा है। अब ये धागा किससे बना हुआ था? हमने बोला सर ये है डीएनए, अंदर है हिस्टोन, और इतने से भाग को हमने बोला न्यूक्लियोसोम। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, कई सारे न्यूक्लियोसोम की एक लड़ी मिल रही है, एक रेशा बन रहा है, दिख रहा है आपको? बेटा जी इस पूरे संरचना को ध्यान से सुनना, इस पूरी संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिड। ध्यान से सुनना, क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड। ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ध्यान से सुनना, ये सारे क्या है? क्रोमेटिड है। क्या है बच्चों? क्रोमेटिड है। तो आप मुझे बताएं क्रोमेटिड किससे बना हुआ? जल्दी से सोचो, क्रोमेटिड किससे बना हुआ? क्रोमेटिन, क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिन नहीं, क्रोमेटिन नहीं, क्रोमेटिड क्या है? धागे हैं। या मैं बोलूंगा क्रोमेटिड क्या है? एक लंबी सी एक लड़ी है, एक रेशा है जो किससे बना हुआ है? आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है। ये न्यूक्लियोसोम, 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 कई सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर एक लड़ी सी बनी थी, एक रेशा सा बना है जिसको हमने बोला क्रोमेटिड। ऐसे एक और क्रोमेटिड, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रोमेटिड केंद्र के अंदर हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं? एक जाल बना रहे हैं, और ये जाल जो है ना, इसी जाल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब फाइनल सी बात मुझे बताएं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मेरे भाई जल्दी से सुनना, ये जो क्रोमेटिन है ये जाल है, किसका है? क्रोमेटिन का। वापस उल्टा करके बता रहा हूं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है? ध्यान से देखना, क्रोमेटिन क्या है? एक जाल है। ये जाल किसका है? हमने बोला सर ये जाल है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन क्या था? एक रेशा है, एक फ्रेगमेंट है, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेगमेंट, हिंदी में बोला हमने एक रेशा है जो किससे बना हुआ था? सर न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। सर न्यूक्लियोसोम किससे बने हुए हैं? बीच में हिस्टोन, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ डीएनए, तो डीएनए और हिस्टोन से बना न्यूक्लियोसोम। इतना सा भाग है न्यूक्लियोसोम, याद रखना। एक और न्यूक्लियोसोम, और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम ने मिलकर एक लड़ी सी बना दी जिसको हमने बोला क्रोमेटिड। ऐसे एक और, एक और, एक और, ऐसे बहुत सारे क्रोमेटिड हैं इसके अंदर, हमारे केंद्र में, और वही जाल क्या कहला रहा है? आपका क्रोमेटिन। खत्म, इतनी सी बात समझ में आ गई? अब हमने बोला, ध्यान से सुनना, ये जो क्रोमेटिन जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो क्रोमेटिन मैंने आपको दिखाया है, ये क्रोमेटिन जो होता है ये जाल होता है। आपने पूछा किसका? मैंने आपको बता दिया है, किसका? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन किससे बना हुआ? न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए लिपटा हुआ है इसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। समझ में आ गया? इतना लंबा डीएनए कैसे डाला? लपेटा, इसके ऊपर हिस्टोन, ठीक है? अब हमने बोला ये जाल संघनित होकर निर्माण करता है गुणसूत्र का, यानी ये जो क्रोमेटिन, ये जो जाल जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से संघनित होकर क्या बना देगा? गुणसूत्र बना देगा, ठीक है? ये क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बना देगा? छोटे होते जाएंगे, क्या बना देंगे? गुणसूत्र बनाएगा। आइएगा देखते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको? अब देखना मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये बेटा क्रोमेटिड था, ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ध्यान से देखना क्या होने वाला है, जल्दी से देखना, बस लास्ट चीज है यहाँ पर। ये क्रोमेटिड था, ये क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं केंद्र के अंदर। ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं क्या था बेटा जी हमारा? ये क्रोमेटिड है। एक और क्रोमेटिड में, दो क्रोमेटिड दिखा रहा हूं, ऐसे 92 क्रोमेटिड होते हैं हमारे अंदर। कितने क्रोमेटिड होते हैं बेटा? 92 होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब कितने बोले मैंने? 92, कुछ रीजन है उसका, ध्यान से देखना। ये क्रोमेटिड अब अंदर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि बार बार बनाने से बेहतर है एक बार में समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। क्या है बेटा जी? अंदर न्यूक्लियोसोम है या हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर कौन लिपटा हुआ है भैया? डीएनए, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया ना मेरे भाई, ठीक है? अब एक एक्स्ट्रा चीज आपने याद रखनी है बेटा, ये जो क्रोमेटिड है ना, ये क्रोमेटिड, इस क्रोमेटिड के बिल्कुल बीच में ना एक प्रोटीन की, किसकी बेटा? ध्यान से सुनना, इस क्रोमेटिड के बिल्कुल बीच में एक प्रोटीन की, किसकी मेरे भाई? प्रोटीन की, किसकी? प्रोटीन की, यही कलर ले लेते हैं, अच्छा, किसकी? प्रोटीन की एक डिस्क मिलती है। डिस्क समझ में आता है? डिस्क समझ में आता है? जो हमारी थाली होती है जिस आकार की होती है उसको डिस्क शेप होता है, ठीक है? तो बेटा एक डिस्क आकार की एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम बोलते हैं, याद रखना, काइनेटोकोर। क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। ये भी काइनेटोकोर, ये भी काइनेटोकोर, ठीक है?
अब देखिएगा ये फैले हुए थे, बिखरे हुए हैं, ये क्रोमेटिड ऐसे। कितने बोले मैंने, कितने मिल रहे हैं हमारी कोशिका के अंदर? 92 मिल रहे हैं। कुछ रीजन था बताने का, देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से सुनना। देखिएगा बच्चों यहां पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप बोलेंगे सर ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ गए हैं सर। बोला हाँ जी, क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। कौन जुड़ गए? जरा दिमाग लगाएं। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में जुड़ गए, और जब ये जुड़े तो कहां पर जुड़े? जहां पर ये दो क्या मिल रहे थे? काइनेटोकोर मिल रहे थे। ठीक है, ये संरचना कहला रही है मेरे भाई गुणसूत्र। बस इतनी सी बात बताएं, समझ में आई या नहीं? तो क्रोमेटिड छोटे हो गए और छोटे होकर आपस में जुड़ गए, क्या बना दिया? गुणसूत्र बनाया। अब मेरे भाई जल्दी से सोच समझकर मुझे बताएं, एक गुणसूत्र बनाने के लिए कितने क्रोमेटिड चाहिए? एक गुणसूत्र बनाने के लिए कितने क्रोमेटिड चाहिए? बोलिए सर दो, है ना? दो क्रोमेटिड जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र बना रहे हैं ना। अब आप मुझे बताएं मेरी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेरी कोशिका में, आपकी कोशिका में कितने होते हैं? मनुष्य की कोशिका में कितने होते हैं? 46। एक गुणसूत्र बनाने के लिए दो क्रोमेटिड, दिमाग लगाओ, 40 बनाने के लिए कितने क्रोमेटिड? क्या लिखा था? 92। यही तो बताना था, 92 क्रोमेटिड होते हैं किसमें? हमारी एक सामान्य कोशिका में, क्योंकि यही 92 क्रोमेटिड्स मिलकर 46 गुणसूत्र बनाते हैं। बताएं, आई कहानी समझ में? क्लियर है? अब बेटा मैं यहां पर ये जो गुणसूत्र है इसकी संरचना आपको दिखाने वाला हूं। गुणसूत्र देखिएगा, देखिए ये जो गुणसूत्र जो होता है, इस गुणसूत्र में क्या मिल रहा था? बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं। प्रोटीन की दो डिस्क मिल रही थी, और क्या मिल रहा था? याद करिए, हिस्टोन 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 हिस्टोन, ऐसे यहां पर भी। ठीक है, और इस हिस्टोन के ऊपर क्या लिखा हुआ है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन मेरे भाई? ये डीएनए। ठीक है, डायग्राम बनाओ तो ढंग से बनाओ ताकि समझ में भी आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ये है गुणसूत्र। अब आपने जो चीज याद रखनी है वो ये, जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर ये दो कौन है बेटा जी आपके? काइनेटोकोर है। ये जो जगह है, ध्यान से सुनना, ये जगह जो है ना, ये क्षेत्र जो है, इसको बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु। क्या नाम देते हैं? गुणसूत्र बिंदु नाम देते हैं। क्या नाम दिया बेटा जी? गुणसूत्र बिंदु नाम दिया। याद रखना बस इतनी सी बात। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोमियर। इतनी सी बात याद रख सकते हैं। अब इस गुणसूत्र बिंदु से देखो, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये मैं इतना सा भाग जो है ये बता रहा हूं, ये वो क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, ये वो जगह, ये वो एरिया है जहां पर दो काइनेटोकोर मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु से, इस जगह से, इस भुजा की और इस भुजा की अगर लंबाई में देखूं तो बराबर है कि कम है, एक ही कम है, एक ही ज्यादा, उस आधार पर गुणसूत्र भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बाद में आएगा। सुनना, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, जेनेटिक्स पढ़ेंगे यानी आनुवंशिकी जब हम पढ़ेंगे, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी बेटा जी? गुणसूत्रों के प्रकारों की। किस आधार पर? गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। बस इतना सा याद रखना। देखो जैसे इस तरीके से समझ लो, जैसे ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, और ये चौथा है। अब आप जरा सोचिए, इस गुणसूत्र की तुलना अगर मैं इससे करूं तो अंतर दिखाई दे। ये इतनी भुजा और इतनी भुजा बराबर है या नहीं? है कि नहीं? आप बोलिए हाँ सर बराबर है। इस कंडीशन में ये वाली भुजा थोड़ी सी छोटी हो गई, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी लंबी हो गई, और छोटी हो गई और लंबी हो गई, और बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है, और ये पूरी लंबी सी है। तो जरा सोचिए, क्या गुणसूत्र बिंदु के आधार पर ही तो देखा हमने। गुणसूत्र बिंदु क्या था? वो जगह जहां पर काइनेटोकोर मिल रहे हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु। तो उसके आधार पर यहां पर हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। अभी के लिए नाम वाम कुछ नहीं बता रहा हूं, जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर हमारी बुक्स में दे रखा है, मेरे को पता है बुक्स में दे रखा है, अभी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी, जहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पर जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा क्या? केंद्रक। भूलना मत, क्या खत्म हुआ बेटा जी? हमारा केंद्रक। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पर किस चीज की? एक आखिरी चीज रह गई है, कौन? सूक्ष्मकाय, जिसको हम माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। अब इससे प्रश्न नीट में जो उठ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में प्रश्न केवल एनसीईआरटी से आता है। तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है बस। जहां जरूरत होगी मैं अपने आप ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा। जहां जरूरत नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, सूक्ष्मकाय नाम से पता लग रहा है, सूक्ष्म का मतलब छोटे और काय का मतलब एक खाली संरचना, एक बॉडी, है ना। अब क्या होती है, ध्यान से सुनना, ये याद रखना, ये एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बेटा? एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिनमें, ध्यान से सुनना, जिनमें एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? एंजाइम मिलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ जाएगी क्या? कि ये कुछ ऐसी, देखो ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर एंजाइम मिल रहा है। आप बोलेंगे तो लाइसोसोम भी तो ऐसे ही पढ़ा था हमने। लाइसोसोम भी तो एकल आवरण था जिसके अंदर भरे पड़े थे एंजाइम। मैं बोलूंगा हाँ मेरे भाई बिल्कुल, लाइसोसोम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन याद रखना लाइसोसोम एक प्रकार का सूक्ष्मकाय ही तो है। सूक्ष्म क्या लिखा हो? एकल झिल्ली युक्त संरचना जिनके अंदर भरे रहते हैं क्या? एंजाइम। हाँ जी बिल्कुल, लाइसोसोम एक प्रकार का सूक्ष्मकाय है, याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा। ठीक है, तो भैया इनमें क्या भरे रहते हैं बेटा जी? एंजाइम भरे रहते हैं। आपसे पूछा जाए किसमें मिलते हैं, तो याद रखना ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में मिलते हैं, दोनों कोशिका में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। ठीक है, बस मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस इतना सा। ठीक है, एक और चीज और बता देता हूं, एक चीज और बताता हूं, याद आ गया मेरे को। एक तो ये
क्या होती है सूक्ष्मकाय? एकल झिल्ली युक्त संरचना जिनमें भरे पड़े क्या एंजाइम, ये किसमें मिलते हैं? दोनों पादप और जंतु कोशिका में मिलते हैं। बेटा ये मुख्य रूप से ना आप याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन? ये सूक्ष्मकाय जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नाम अगर याद रख सको तो स्फीरोसोम, पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, मुख्य रूप से आपने याद रखना ये जो होता है ये पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। याद रखना ये जंतु कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में याद रखना ये नहीं होता। और अब आप पूछेंगे पादप कोशिका में अगर ये होता है तो क्या कार्य करता है? तो याद रखना ये लाइसोसोम के जैसा कार्य करता है। वो बच्चे जिन्होंने रेगुलरली मेरी क्लासेस को लिया है, जब हमने लाइसोसोम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं होते हैं। अगर याद है इट मींस आपने सीरियसली लेक्चर को सुना है, हर लेक्चर को। अगर याद नहीं है तो आपने लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुने। मैंने बताया था लाइसोसोम जो होते हैं पादप कोशिका में नहीं होते हैं। तो आपने से किसी ने कोई प्रश्न किया होगा क्या? तो फिर सर लाइसोसोम का कार्य पादप कोशिका में कौन करता है? तो याद रखना कौन करते हैं? स्फीरोसोम करते हैं। तो स्फीरोसोम एक प्रकार के लाइसोसोम होते हैं किसमें? पादप कोशिका में। डन क्लियर है बेटा? पेरोक्सीसोम याद रखना ये दोनों में होता है, पादप में भी और जंतु में भी, दोनों में होता है। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न नीट में आएगा ना वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। एक अध्याय है 11वीं कक्षा का प्रकाश संश्लेषण। वो जब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तो वहां पर ये शब्द आता है क्या? पेरोक्सीसोम। ठीक है, भूलना मत। ठीक है, भूलना मत। पेरोक्सीसोम एक कोशिका अंगक है जो पादप कोशिका में भी है, जंतु में। हमारे अंदर कहां पर होता है ये याद रखना? जंतु कोशिका में मुख्य रूप से यकृत होता है, यकृत लीवर होता है ना, उसके अंदर होता है। और विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ, विषैले हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनका निष्क्रियण करता है। अब इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, लिटरली बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला है। बस इतना सा याद रखना पेरोक्सीसोम पादप में भी है, जंतु में भी। जंतु में कहां? यकृत कोशिका में। पादप कोशिका में कहां पर होगा? जब हम पढ़ेंगे ना प्रकाश संश्लेषण तब बताऊंगा। ग्लाइऑक्सीसोम ये मुख्य रूप से याद रखना है आपका पादप कोशिका में भी है और जंतु में भी है, दोनों में मिल रहा है। ठीक है, कार्य कोई जरूरत ही नहीं है आपको ग्लाइऑक्सीसोम का। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा जी हमारे सूक्ष्मकाय। बस इतना सा ही था। ये बेटा जी आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा ये अध्याय कोशिका जीवन की इकाई। आइए फटाफट देखते हैं क्विज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। न्यूक्लियोसोम बना होता है, जल्दी से मुझे बताएं न्यूक्लियोसोम बना होता है किससे? डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, दोनों ए और बी से, या कोई नहीं? फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? दूसरा प्रश्न बच्चों, उपरोक्त में से कौन जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए, आरएनए, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? जीव पूछा है, ध्यान से सुनना, जीव पूछा है, जीव। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ था? याद रखिए डीएनए लिखा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बना रहे थे आपका न्यूक्लियोसोम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड। बताएं ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो छोड़ेंगे क्या? कतई नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, इनमें से कौन अनुवांशिक पदार्थ है जीवों में? और वायरस एक जीव नहीं है। ध्यान से सुनना, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, हाँ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आरएनए है, हाँ है, लेकिन जीवों में नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वायरस, विषाणु। और वायरस कोशिका नहीं होते, वो कण होते हैं प्रोटीन के या डीएनए आरएनए के। समझ में आया? तो भूल मत जाना, वायरस कोशिका नहीं होती, वायरस जीव नहीं होता है। वो शरीर के बाहर निर्जीव होता है, शरीर के अंदर जब जाता है तो काम करना स्टार्ट करता है। तो भूल मत जाना, आरएनए किसी भी जीव के अंदर, सजीव के अंदर, लिविंग के अंदर आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अगर मैं यहां पर ये जीव हटा देता ना कि उपरोक्त में से कौन अनुवांशिक पदार्थ है, तब मैं दोनों लगाता, क्यों? क्योंकि यहां पर जीव नहीं लिखा होता, लेकिन यहां पर साफ साफ लिख दिया जीवों में, सजीवों में कौन होता है? याद रखना डीएनए। भूल मत जाइएगा। इसी के साथ हमने समाप्त किया हमारा ये अध्याय। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से पूरा अटेंड करिए, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और अब होमवर्क आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट अध्याय हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।